नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन। और जैसे कि हमारी कैक डेटाबेस की सीरीज जा रही है, तो ये है हमारा पार्ट 2। और इस वीडियो में बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस करूँगा कैक को। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने कन्हिसा लेबोरेटरीज के बारे में पढ़ा था, जिसको मिनोरू कन्हिसा नाम के एक व्यक्ति ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर है। और अगर चैनल पे नए हो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हेल्पफुल लगे वीडियो तो शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बेसिकली इंट्रोड्यूस करूंगा कैक को। ठीक है, कैक डेटाबेस, हाँ एक चीज़ और, कैक डेटाबेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस माना जाता है। एग्जाम में हर बारी 5 नंबर में कैक डेटाबेस से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, 1 नंबर में कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कैक की, बताओ व्हाट इज कैक। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है जो स्टैब्लिश्ड इन 1995, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाई जीनोम सर्वर हमारा लॉन्च हुआ था, उसके बाद ही हमारा कैक का सर्वर भी रिलीज हो गया था, लॉन्च हो गया था। ठीक है, कन्हिसा लेबोरेटरीज इसे मेंटेन करके रखती है, उसने ही इसको बनाया था। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो पहले देखो, फिर आओ, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 1991 में ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम चालू हुआ था, जैपनीज का। और उससे जो डेटा प्रोड्यूस हुआ था, उस डेटा को संभालने के लिए जीनोम सर्वर की स्थापना हुई। उसके ही बाद हमारी कैक की स्थापना भी हो गई। आ रही है बात समझ में? तो ये बेसिकली जो टाइम पीरियड था 1995 था। आ रही है बात समझ? ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ। स्टैंड्स फॉर क्योटो इंसाइक्लोपीडिया फॉर जीन्स एंड जीनोम्स। इसके अंदर जीन्स और जीनोम्स की मेजरली इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कैक में। तो कैक की फुल फॉर्म है जैसे क्योटो इंसाइक्लोपीडिया फॉर जीन्स एंड जीनोम्स। तो बेसिकली ऐसा डेटाबेस है जिसको मेंटेन करके रखा है क्योटो यूनिवर्सिटी ने, जैसे कि मैंने बताया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। लेकिन उसमें से जो देखा जाए मोटे मोटे तौर पे, तो क्योटो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है इसको मेंटेन करने में। ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो चीज ले लो, खरीद लो, उसको पटक दो। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि एक चीज लेके उसे मेंटेन रखना लंबे समय तक, जब भी उस चीज की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो क्योटो इंसाइक्लोपीडिया फॉर जीन्स एंड जीनोम, मतलब क्या है, जो इसको मेंटेन करके रखा है क्योटो यूनिवर्सिटी ने, इसीलिए इस डेटाबेस की आज बहुत ज़्यादा वैल्यू है। नहीं तो कई ऐसे डेटाबेस हैं बहुत सारे जो कि जब बनते हैं फिर उन पे काम नहीं होता जनरली, वो फिर एक्सपायर हो जाते हैं 2-3 साल के बाद। इस तरीके से उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती क्योंकि उन पे बेसिकली काम नहीं किया जाता। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस है कैक, और फ्रीली एक्सेसिबल है। क्या है? फ्रीली एक्सेसिबल डेटाबेस है। फ्रीली एक्सेसिबल डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिसर्चर, बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट हो, इसे यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे बहुत ही कम डेटाबेसेस होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ब्रेंडा की, ठीक है, एंजाइम डेटाबेस है, और भी है जैसे स्ट्रक्चर डेटाबेस है, सीएसडी, कैम्ब्रिज स्ट्रक्चर डेटाबेस। इनमें कई सारे मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन सीक्वेंस या प्रोटीन के स्ट्रक्चर पेड है। ठीक है, हमारे कई सारे ऐसे डेटाबेस भी होते हैं जो कि पेड होते हैं। ठीक है, जिनके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। ठीक है, पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो जनरली इसलिए होते हैं कि अगर आप कमर्शियल काम के लिए यूज करो, कमर्शियल मतलब पैसा कमाने के लिए, अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप कंपनी के सीईओ, हेड हो,
तो आपको कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, मान लो वो कंपनी ड्रग्स बनाती है, दवाइयाँ बनाती है, तो आपको स्ट्रक्चर चाहिए, तो स्ट्रक्चर वो जनरली आप कमर्शियल चीज के लिए ही तो खरीदोगे, मतलब कमाने के लिए खरीदोगे एक तरीके से। तो वो पेड होते हैं कई डेटाबेस, लेकिन जो कैग डेटाबेस है हमारा वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्रीली एक्सेसिबल है इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, कहीं से भी आप यूज कर सकते हो। बस आपको एक कंप्यूटर चाहिए, मतलब सिस्टम चाहिए, और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आ रही है बात समझ में? और मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है ये पाथवेज के लिए, मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए, बायोकेमिकल पाथवेज जिसे जनरली हम बोलते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे, आई होप आप सब लोग इस चीज से फैमिलियर होंगे, जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस तो पढ़ी होगी आप सभी लोगों ने, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोन्यूजेनेसिस के पाथवे होते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे टीसीए साइकिल भी बोला जाता है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इन सब के क्या होते हैं, बेसिकली पाथवे होते हैं, कैंसर के पाथवे अलग होता है कैंसर का, ठीक है। इस तरीके से थायरोग्लोबुलिन की जब सिंथेसिस होती है थायराइड ग्लैंड में, उसका भी एक अलग से पाथवे होता है। तो ये सारे पाथवे आपको क्या कि डेटाबेस के अंदर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है, सही तरीका कौन सा है, ठीक है। क्योंकि सही तरीका हमें पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब होता क्या है, किसी भी आप मशीन के अंदर इनपुट डालोगे तो आउटपुट निकलेगा ही ना, है कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि वो आउटपुट तुम्हारा सही निकले फिर, ठीक है। उसमें गार्बेज भी हो सकते हैं बहुत सारे, मतलब बेकार भी रिजल्ट आउटपुट हो सकता है, क्योंकि इनपुट डालने पे आउटपुट तो निकलेगा ही, प्रोड्यूस होगा ही। अब उस आउटपुट को तुम्हें अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से, यही बायोइन्फॉर्मेटिशियन का काम होता है, एक प्राइमरी काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैग डेटाबेस का जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है, मतलब यूआरएल एड्रेस है जो www.keg.jp, इस वेब एड्रेस को अगर आप एंटर करोगे तो यहाँ से आप रिडायरेक्ट हो जाओगे सीधा कैग डेटाबेस पे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, जीनोम सर्वर पे आप जाके वहां से भी लॉग इन हो सकते हो कैग पे। आ रही है बात समझ में? तो genome.jp बेसिकली एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस है, ठीक है। कैग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो दो वेब एड्रेस है, दोनों से एक्सेस कर सकते हो कैग को। पिछली वीडियो में बताया था कैग को किसने डेवलप किया है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि आईसीआर ने, इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल रिसर्च, कहाँ पे है ये, क्योटो यूनिवर्सिटी। और दूसरा कौन सा, एचजीसी, ह्यूमन जीनोम सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। कैग का निर्माण, कैग का स्टैब्लिशमेंट करने में एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और क्योटो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है। आ रही बात समझ में? शायद अगर ये दोनों यूनिवर्सिटी ना होती तो कैग का निर्माण भी नहीं होता, और शायद मिनोरू कनहिसा नाम के एक व्यक्ति ना होते तो कैग को स्टैब्लिश करने वाला भी शायद कोई नहीं होता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इट इज अ डेटाबेस रिसोर्स that integrates genomic, chemical and systemic functional information। इसमें आपको जीनोमिक, केमिकल और सिस्टमिक फंक्शनल इंफॉर्मेशन एक साथ मिल सकती है। जैसे कि सपोज करो ये क्या है, जीन ए है, ये किसी चीज को, प्रोटीन को कोड कर रही है, ठीक है, प्रोटीन बी को कोड कर रही है, जीन ए है और ये प्रोटीन बी को कोड कर रही है। अब बी किसी और रिएक्शन के लिए एज ए एंजाइम एक्ट कर रहा है, मान लो ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है प्रोडक्ट, ठीक है, और बी एज अ क्या कर रहा है, एंजाइम एक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक तरीके की केमिकल रिएक्शन भी है, आप बोल सकते हो। यहाँ पे जीन का भी यूज हो रहा है, जीन को भी हमने एक पाथवे में शो कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जिस तरीके ये मैंने पाथवे जो बना के दिखाया है आपको रफ, ये सारी इंफॉर्मेशन, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको कैग डेटाबेस में मिल जाएगी। हर ये बात समझ में? क्योंकि इसमें जीनोमिक इंफॉर्मेशन भी हमारी, केमिकल मतलब केमिकल इंफॉर्मेशन भी है, पाथवे भी हमारे, केमिकल रिएक्शन भी हो रही है इसमें, एक्स से वाई प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, कि जो बी प्रोटीन है वो एज एंजाइम एक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और सिस्टमिक फंक्शनल, सिस्टमिक मतलब सिस्टम बायोलॉजी की जो इन्फॉर्मेशन, सिस्टम बायोलॉजी बोले तो नेटवर्क, सिस्टम बायोलॉजी में हम स्टडी किसकी करते हैं, नेटवर्क की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे जीन, दो जीन आपस में जुड़ी हैं, ठीक है, पहली जीन को अगर मैं
हटा दूं तो पहली जीन का असर इस पे पड़ेगा या इस पे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, कितनी मात्रा में पड़ेगा, मतलब एक्सप्रेशन लेवल उसका कितना हाई होगा, कितना लो होगा। तो यही सब बेसिकली हम सिस्टम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, पूरा एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस पढ़ते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, सिस्टम बायोलॉजी की भी मैं सीरीज चालू करूंगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी कैक को समझ रहे हैं, कैक को समझते हैं, ठीक है। This database is widely used as a reference knowledge base for integration and interpretation of large-scale datasets generated by genome sequencing and other high-throughput experimental technology. तो यहाँ पे जो वर्ड है हाई थ्रूपुट, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। आपने सीक्वेंसिंग तो की होगी, आई होप हर बंदे ने की होगी, ठीक है। 12th में सेंगर सीक्वेंसिंग का नाम सुना होगा, और ग्रेजुएशन लेवल पे तो आपने की होगी सीक्वेंसिंग। तो सेंगर सीक्वेंसिंग में क्या होता है, जब भी हम सीक्वेंस कर रहे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सीक्वेंस लेते हैं ना, उसे सीक्वेंस करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो सीक्वेंसिंग, मतलब ये जो डेटा होता है, ये बहुत ही कम डेटा होता है जिसको हम सीक्वेंस कर रहे हैं बेसिकली। अब सपोज करो इसका सीक्वेंस कितना हो, ज्यादा से ज्यादा 900 बेस पेयर का हो सकता है ना। मतलब 100 से लेकर 900 बेस पेयर, है कि नहीं। 100 से लेकर 900 बेस पेयर को आप सेंगर सीक्वेंसिंग से कर सकते हो सीक्वेंस, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 1 लाख बेस पेयर है, ठीक है, 1 बिलियन बेस पेयर है, ठीक है, तो उसको कैसे करोगे। तो वो एक तो डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इतने ज्यादा अमाउंट में जो डेटा होता है और जिसको मशीन हैंडल करती है, एक्सपेरिमेंट में ऐसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हम यूज कर सकते हैं इतने बड़े डेटा को सीक्वेंस करने के लिए। तो वो इतना बड़ा डेटा, उसको क्या बोलते हैं, हाई थ्रूपुट। हाई थ्रूपुट मतलब हाई इनपुट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। यही होता है हाई थ्रूपुट का मतलब। तो इस लाइन का मतलब ये है, इस ये जो पॉइंट हमने भी पढ़ा है, जो कैग डेटाबेस है ना, जैसे मान लो कोई पाथवे है, ठीक है, कोई भी पाथवे है, मान लो ये पाथवे ए है, ए, ठीक है, ए से क्या है, बी क्या है, लिंक है, बी से सी लिंक है। तो ये क्या है, एक नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। अब ये नेटवर्क कहीं ना कहीं से तो आया होगा, मान लो किसी ने रिसर्च की होगी, उसने फिर रिसर्च पेपर पब्लिश किया होगा कहीं ना कहीं, पबमेड पे किया होगा, पबमेड सेंट्रल पे किया होगा, है ना। पबमेड मोस्ट पॉपुलर है ना एनसीबीआई का, तो उस पे किया होगा कहीं, और स्प्रिंगर नेचर में क्या होगा, पब्लिश किया होगा, कहीं ना कहीं पब्लिश किया होगा। तो उसके बेसिस पे क्या करा होगा, इन्होंने पाथवे जनरेट किया होगा। अगर वो रिसर्च सही है, सही मानी जाती है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या करा होगा फिर कैग वालों ने, जो भी लोग यहाँ पे काम करते होंगे, उन्होंने उसके बेसिस पे एक क्या करा, पाथवे जनरेट कर दिए। अब पाथवे कहाँ से जनरेट किया, भाई पाथवे तो कहीं ना कहीं रेफरेंस नॉलेज को लेके तो जनरेट किया। वो रिसर्च नॉलेज नॉलेज कहाँ की थी, पबमेड की, पबमेड में जो पब्लिश थी रिसर्च पेपर। तो उस रिसर्च पेपर की हेल्प से उन्होंने क्या कर दिया, एक पाथवे को जनरेट कर दिया। इसी को बोलते हैं रेफरेंस नॉलेज बेस, ठीक है। एक बेस के आधार पे उन्होंने पाथवे को जनरेट किया है, ठीक है। सपोज करो ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन होती है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ठीक है। अब ये भी चीज तो किसी ने स्टडी की होगी, है ना, रिसर्च करी होगी कि हाँ, फिर सबने इसको वैलिडेट किया होगा कि भाई ये सही है गलत है, सबने सही माना होगा, तभी तो फिर इसके बेसिस पे एक पाथवे तैयार किया होगा, भाई ग्लूकोज से पायरुवेट, है ना। ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन मानी जाती है इसे। इस तरीके से उसके बेसिस पे फिर उन्होंने नेटवर्क बनाया है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट, इस तरीके से, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, बहुत सारे इस तरीके से मॉलिक्यूल बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये भी किसी ने पहले रिसर्च की होगी, फिर उसके बाद पेपर पब्लिश हुआ होगा, फिर उसके आधार पे हमने क्या बनाया होगा, एक नेटवर्क बनाया होगा पूरा इस तरीके का, ठीक है, जो कि पूरी रिएक्शंस हमें शो कर रहा हो। उसके बीच में एंजाइम्स भी होंगे कई सारे, वो एंजाइम्स कहाँ से है, वो सारा पाथवे बन जाता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाथवे दिखते हैं इसमें, ठीक है। आ रही है बात समझ में।
और हाँ, ये जो एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, कर्सर कहाँ चला गया, ये रहा। तो होता ये है, देखो एक मिनट इसका कलर चेंज कर लूँ। मान लो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक ये इंटरेक्शन हो गया, ये इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, ये तीन जुड़े हुए हैं आपस में। मान लो मैंने एक और बना दिया, ये भी जुड़ा हुआ है इनसे, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क को हम बेसिकली जब बनाते हैं ना, मतलब एक्सेल शीट पे बनाते हैं। किस पे बनाते हैं भाई? एक्सेल शीट पे। क्योंकि मान लो ये जीन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए का इंटरेक्शन बी डी के साथ हो रहा है, ठीक है। बी का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? तीनों के साथ। ए के साथ भी हो रहा है, डी के साथ भी हो रहा है और सी के साथ भी हो रहा है। इस तरीके से हम कुछ डेटा एंटर करते हैं, ठीक है, एक्सेल शीट पे। आपको शायद पता होगा, एमएस एक्सेल आप यूज करते होंगे पहले भी आप। तो ये जो डेटा हम बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? हम डेटा सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डेटा सेट। और ये डेटा सेट कब जनरेट होता है? जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, अदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब बनते हैं, चलते हैं, ऐसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला था, तो उससे कई सारे हमारे क्या होते हैं? डेटा सेट जनरेट हुए थे। और डेटा सेट जनरेट हुए थे तो वो एज अ क्या यूज करे गए थे? नॉलेज बेस, रेफरेंस नॉलेज बेस यूज करा गया था उसको एज अ, किसके लिए? पाथवे को डिजाइन करने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो ये एक बड़ी बात थी, ठीक है, जो पता होनी चाहिए आप सब लोगों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो कैग है वो क्या, उसे फंड कौन करता है? नेशनल बायोसाइंसेस डेटाबेस सेंटर ऑफ जापान, ठीक है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी फंड करती है इसे, जापान की। अब जापान में ऐसे होता है, यूनिवर्सिटी सारी गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया में प्राइवेटाइज भी होते हैं कई, कईयों से सर्टिफाइड ले लिया, मतलब लाइसेंस ले लिया, फिर यूनिवर्सिटी खोल लिया। जापान में ऐसा नहीं होता, जापान में सारी गवर्नमेंट फंडेड होती है। तो कैग को फंड कौन करता है? नेशनल बायोसाइंसेस डेटाबेस सेंटर, ठीक है। नेशनल बायोसाइंसेस डेटाबेस सेंटर कहाँ का है? जापान का। और इसकी जो एजेंसी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी है, ठीक है। इसको माना जाता है जापान की, जो इसे फंड करती है, जिसकी वजह से कैगास टिका हुआ है, वर्ल्ड वाइड मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है, ठीक है। और इसका नाम भी बहुत ज्यादा है, कैग का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैग displays the graphical pathway maps for all known metabolic pathway from various organism। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके, उनकी रिसर्च पेपर पढ़ के इन लोगों ने क्या कर रखे, उसमें मेटाबॉलिक पाथवेज डिजाइन कर रखे हैं, जो कि ग्राफिकल पाथवेज हैं। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ, ऐसे मैंने कोई पाथवे बना दिया, यहाँ पे कोई सर्कल लगा दिया, इसको मैंने एनोटेट कर दिया कि ये कोई प्रोटीन है, जीन है, इसको कोड कर रहा है, इस तरीके से इसको लिंक कर दिया, इसको फिर इससे लिंक कर दिया इससे। तो ये भी एक तरीके का क्या है? पाथवे तो है। अब मैंने बस क्या करा है, मेटाबॉलिक पाथवे जो मेरा था, मैंने उसको इस फॉर्म में दिखा दिया बना के। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या है? मेरा एक मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। तो कैग डिस्प्लेज द ग्राफिकल पाथवे, एक तरीके का क्या है? ग्राफिकल पाथवे। इस तरीके का पाथवे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैप बोलते हैं, इसे मैप भी बोल सकते हो, ग्राफिकल पाथवे मैप, ठीक है, ऑफ ऑल नोन मेटाबॉलिक पाथवेज। बहुत सारे जितने भी मोस्टली अभी तक पाथवे स्टडी हुए हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनेजेनेसिस, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में और भी पाथवेज होते हैं, कैंसर के पाथवेज होते हैं, ठीक है, डिजीज के पाथवेज होते हैं। सारे पाथवेज मोस्टली आपको कैग डेटाबेस पे मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पाथवे, वेरियस डिजीज के पाथवे, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के अंदर क्या क्या चल रहा है, वो कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, वो सब पाथवेज आपको सारे कैग पे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल कंप्यूटेशनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नेटवर्क। अब इसका प्राइमरी गोल जो है ना कैग का, बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इंक्लूडिंग द सेल, द ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम फ्रॉम द जीनोमिक इंफॉर्मेशन।
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल कंप्यूटेशनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। देखो भाई क्या होता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है ना, जिस तरीके का, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये मान लो बायोलॉजिकल सिस्टम है, नेटवर्क एक तरीके से, ठीक है, जिसमें कि ये 4 बायोलॉजिकल, ये मतलब बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स मान लो, इन्हें जीन्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है, एंजाइम्स हो सकते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके की बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है मान लो। अब इसको आप रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। मान लो किसी रिसर्च में कुछ चेंज आ गया, तो उसके हिसाब से आप, अगर वो सही है, सही माना जाता है, तो उसके हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो। एक तरीके से कर क्या रखा है, ये चल क्या रहा है, एक तरीके से सीधा सीधा अगर मोटे तौर पे समझे तो कैग जो है ना, कंप्यूटेशनल पाथवेज डिस्कवर करके देता है बायोलॉजिकल सिस्टम के, ठीक है। इसमें कि मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। मशीन लर्निंग शायद अगर आपने नहीं सीखी तो कोशिश करना, सीख लेना अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल कंप्यूटेशनल रिकंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटेशनल टूल्स लगा के कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल, द ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम फ्रॉम जीनोमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। उस जीन की इंफॉर्मेशन से, जीनोमिक की मतलब डीएनए की पूरी इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, पाथवे को भी जनरेट कर सकते हैं। तो वही इस चीज में लिखा है। द नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज कैप्चर्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो बायोलॉजिकल सिस्टम जो मैंने अभी ये बना के आपको दिखाया, तो इसका एक बेस क्या है, एक्सपेरिमेंट, कोई कहीं एक्सपेरिमेंट भी हुआ होगा उसके हिसाब से, फिर है ना, कहीं एक्सपेरिमेंट हुआ है मान लो, उसमें कुछ रिजल्ट आया, वो रिसर्च पेपर में पब्लिश हो गया, और फाइनली उससे फिर हमने क्या बना दिया, एक पाथवे बना दिया, ठीक है। बस कंडीशन ये एक है कि वो जो रिसर्च पेपर होना चाहिए पब्लिश्ड होना चाहिए लिटरेचर में, किसी बुक में, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम बनाएंगे। ऐसा नहीं मेरे मन में कुछ आया तो मैंने कुछ भी बना दिया, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक ठोस सबूत के साथ हमें काम करना होता है जब भी हम साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, ठीक है। तो एक ठोस सबूत होना चाहिए। आपकी जो मैप है उनमें वजन होना चाहिए, दम होना चाहिए कि हाँ सही है वो, ठीक है। जब भी आप पाथ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ये भी बताऊंगा किस तरीके से एक प्रोटीन सीक्वेंस अगर हमारे पास है तो हम किस तरीके से उसका पाथवे भी डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कास सर्वर टूल होता है जो कि कैक का ही है। कास की मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप उसकी वीडियो को देख लेना किस तरीके से कास को यूज करते हैं। कास बेसिकली कैक ऑटोमेटिक एनोटेशन सर्वर होता है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है। सिर्फ कोई प्रोटीन, अननोन प्रोटीन आ गया आपके पास, ठीक है, जिसका आपको नाम नहीं पता, और आपको ये जानने में रुचि है कि ये प्रोटीन कौन से पाथवे में इन्वॉल्व है, कौन सी जीन इसे कोड कर रही है, तो आप उस सर्वर की वजह से, हेल्प से क्या कर सकते हो, इस प्रोटीन का पाथवे पता लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी अननोन हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी कई सारे प्रोटीन्स के पाथवे नहीं पता होते हमें, कई हमें प्रैक्टिकल्स में करवाया जाता है ये सब, ठीक है, बताया जाता है। बेसिकली अप्रोच होती है कि आपको पता रहे एक एक चीज के बारे में, ठीक है। अब ये जो नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम है, रिप्रेजेंट इन ऑल टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, रिएक्शंस, नेटवर्क्स, these all are accumulated in कैग पाथवे डेटाबेस। देखो इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जो कैग पाथवे डेटाबेस है ना, अब देखो ये जो इंटरेक्शन मैंने बनाया है ना, ये वाला, ये क्या है, एक तरीके का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डेटाबेस है। ओ सॉरी, इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम अगर दिखाना होता है तो एक इंटरेक्शन की फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। ठीक आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से दिखाते हैं हम, क्या है ये, क्या है, नेटवर्क ही तो है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है ना, ये फिर इससे इंटरेक्ट कर रहा है। इस तरीके से अलग अलग इंटरेक्शन होते जाते हैं, ठीक है। और रिएक्शन नेटवर्क भी हम इस पे दिखा सकते हैं, और ये सारे हमें कैग डेटाबेस में मिल जाएंगे, कैग पाथवे डेटाबेस में मिलेंगे, सॉरी, ठीक है, कैग पाथवे डेटाबेस में। आ रही है बात समझ में? Nodes of molecular network are linked to the functional ortholog of KO, कैग ऑर्थोलॉजी डेटाबेस। देखो भाई, अगर आपने किसी ने ग्राफ थ्योरी पढ़ी हो तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो चीज मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये है, मान लो ये कोई केमिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है ये 4, जीन्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, या एंजाइम्स हो सकते हैं, कुछ भी मान लो, लेकिन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
अब बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें हम जनरली जीन्स को नोड से दर्शाते हैं। ये क्या है? एक नोड है। क्या है? नोड है। और ये इसका पाथ है। मान लो ये जीन ए है, ठीक है, और ये जीन बी है, ठीक है। तो ये बी क्या है? एक तरीके का नोड है, ठीक है। ए भी क्या है? नोड है। और ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है क्या है? इसका पाथ है। क्या है? पाथ। होता क्या है मेरे भाई, जब भी आप अपना कर्सर ए की तरफ लेके जाओगे तो ए पे एक लिंक जनरेट हो जाएगा। अब जैसे हाइपर लिंक होता है ना, कोई भी वेब पेज खोलते हो तो उस पर क्लिक करते हो, क्लिक है, देन लॉग इन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से किसी कोई लाइन लिखी होती है तो बीच में एक लिंक होती है कि फिर यहाँ पे एक होता है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो। इस तरीके से क्या होता है, जब ये नोट्स होते हैं इन पे आप क्लिक करोगे ना तो इनको, ये जनरली किससे लिंक होते हैं? कैग ऑर्थोलॉजी डेटाबेस है एक, कैग का ही, इससे लिंक होते हैं, ताकि इसके बारे में, मान लो जीन ए है तो जीन ए के बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन अगर लेनी हो तो आप वो भी ले सकते हो इस पर क्लिक करके, जीन पे एक ए जीन पे क्लिक, मतलब ए नोड पे क्लिक करके एक तरीके से। मान लो ये सी नोड है, इसकी आप मतलब ये कोई जीन है या तो कोई प्रोटीन है, ठीक है, पाथवे के अंदर जैसा डिस्प्ले हो रहा है। इस पे अगर आप अपना कर्सर लेके जाओगे, इस पे अगर क्लिक करोगे ना तो होगा क्या, आप इसमें रिडायरेक्ट हो जाओगे, जो नया पेज खुलेगा उसमें सी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? या तो कर्सर आप इसके यहाँ पे लेके जाओगे, बस क्लिक नहीं करोगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा, उसमें सारे डिस्प्ले कर देगा इसकी इन्फॉर्मेशन। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब होता क्या है, सो दैट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑब्जर्व इन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरलाइज्ड फॉर यूज इन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा इसलिए होता है कि देखो, ये जो मैंने पाथवे बनाया है, मेरे को सॉरी बार बार बनाना पड़ रहा है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। आई होप आपको समझ में सब कुछ आएगा, बस समझना, चीजों को समझते चलो, ठीक है। एक बार अगर समझ में आ गया ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी, फिर ठीक है, ढंग से समझ जाओगे तो लिख भी लोगे अपना आराम से। मान लो मैं कर्सर अपना ए पे लेके गया, तो क्या हो जाएगा कि भाई ए मान लो कोई प्रोटीन है, ठीक है। ए पे मैंने क्लिक किया तो मैं एक नई विंडो पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब मेरे को ये जो नई विंडो में पहुंचूंगा मैं, ये मेरे को ये बताएगा कि ए जो हमारा क्या है, प्रोटीन है, ये और किस किस ऑर्गेनिज्म में और पाया जाता है। क्या आप उनका भी पाथवे देखना चाहते हो? ठीक है। और भी कहाँ कहाँ लिंक है इसका, कहाँ कहाँ और भी रिएक्शंस पाई जाती है इसकी, और भी अलग 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 ऑर्गेनिज्म में। तो इस वजह से एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होता है एक तरीके का ये, ठीक है। इसलिए लिंक क्रिएट की जाती है, केओ नंबर होता है बेसिकली, केओ नंबर। अब मैं बताऊंगा आगे कास में, जब हम कास में जब जैसे प्रोटीन सीक्वेंस से पाथवे डिस्कवर कर रहे होंगे तो मैं इस चीज के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। बस अभी ये समझ लो कि जब ए पे बी, मान लो सी पे हमने क्लिक किया तो एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें सी की इन्फॉर्मेशन सारी होगी, और ये भी बताएगा कि सी प्रोटीन और किस किस पाथवे में आता है, और कौन कौन से स्पीशीज में ये चीज सिलसिला चलता है पाथवे का, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। कैग मैपिंग कैन ऑल्सो बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द बायोलॉजिकल सिस्टम, इससे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो बायोलॉजिकल सिस्टम को, एंड टू इन्फॉर्म हाई लेवल फंक्शंस वंस द कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल। कहानी ये है कि भाई अगर किसी भी स्पीशीज का कंप्लीट सीक्वेंस आपके पास आ जाता है, किसी भी, मान लो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ह्यूमन का कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस स्टडी हो गया है, तो जितने भी जीन्स थी पता लगा ली हैं हमने। इसी तरीके से मान लो किसी और ऑर्गेनिज्म का अगर सीक्वेंस स्टडी हो गया है तो उसकी बेसिस पे हम आराम से बायोलॉजिकल सिस्टम का एक पाथवे बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो और किसकी मदद लेके, कैग मैपिंग की हेल्प से हम उस पूरे पाथवे को जनरेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ए है, इसके जीनोम की सीक्वेंसिंग हो गई, ठीक है, जीन्स का पता चल गया, इंट्रैक्शंस का पता चल गया, तो कैग मैपिंग का यूज करके हम क्या कर लेंगे भाई, पाथवे डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। तो भाई मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वही 3 काम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जी अकेडमी, ठीक है?